हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रेप नेशन। आप सभी का मैं इस करंट अफेयर के लेक्चर में स्वागत करता हूं। और वहीं सबसे पहले आप सभी से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि बीते कुछ दिनों से वीडियो नहीं अपलोड हो रहा था और उसका जो मेन कारण था कि जो मेरा फ़ोन है वो ख़राब हो गया था। तो 40% जो काम होता है मेरा वो मोबाइल के थ्रू होता है। उसके बाद नेक्स्ट 60% या जो एडिटिंग का काम होता है वो लैपटॉप में होता है। तो इसी कारण से समय पे वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। तो खैर चलिए, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब हम इस करंट अफेयर सीरीज को वापस से रिज्यूम कर रहे हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नोटिफाइड इंडियाज फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख इन जनवरी 2023। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2023 में भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख को अधिसूचित किया है? तो किया है ऑप्शन ए एनसीईआरटी ने। ऑप्शन है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो उसने नोटिफाई किया है भारत का पहला नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर, जिसका नाम रखा गया है परख। और ये क्या करेगा? तो ये जितने भी भारत में स्कूल बोर्ड्स है उसके नॉर्म्स, स्टैंडर्ड और गाइडलाइन को एसेस करेगा। और वहीं इस परख का फुल फॉर्म है, वो भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। Which of the following has become the first Indian firm to fly autonomous drones in underground mines in India? निम्नलिखित में से कौन भारत में भूमिगत खानों में स्वायत्त ड्रोन उड़ाने वाली पहली भारतीय फर्म बन गई है? तो वो बना है ऑप्शन बी स्क्वाड्रोन। ऑप्शन बी स्क्वाड्रोन। तो ये जो स्क्वाड्रोन है ये बेंगलुरु बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन माइनिंग सर्विस कंपनी है और इसने भारत का पहला ऑटोनोमस ड्रोन बनाया है जो कि भारत के खदानों में उड़ सकेगा। और वहीं इस ड्रोन ने अपना सक्सेसफुल ट्रायल कंप्लीट किया एट द हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अंडरग्राउंड माइंस, जो है राजस्थान के उदयपुर में। चराई देव मोइदम, विच इज इंडियाज नॉमिनेशन फॉर यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए भारत का नामांकन चराई देव मोइदम्स किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है ऑप्शन है आसाम में। तो ऑप्शन है आसाम। तो ये जो मोइदम है ये एक माउंट बरियल सिस्टम है ऑफ अहोम डायनेस्टी। और वही ये माउंट बरियल सिस्टम जो है वो पाया जाता है आसाम के चराईदेव जिले में। और वहीं इसे अहोम साम्राज्य द्वारा निर्मित किया गया था 13 से 19 सेंचुरी के बीच में, जब तक कि अहोम डायनेस्टी आसाम में रूल किया। और वहीं ये जो बरियल साइट है ये कोई आम बरियल साइट नहीं है। ये जितने भी अहोम साम्राज्य में जितने भी रॉयल लोग थे तो उन रॉयल लोगों को इन बरियल साइट में दफनाया जाता था। वहीं जो अहोम डायनेस्टी है ये असम में रूल किया था 1228 से लेकर 1826 तक। और वहीं आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा जी। अस्का पुलिस स्टेशन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा वाज अवार्डेड द नंबर 1 पुलिस स्टेशन? उड़ीसा के किस जिले के अस्का पुलिस थाने को प्रथम पुलिस थाने का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किया गया है ऑप्शन डी गंजम जिले को। ऑप्शन डी उड़ीसा का गंजम जिला। और वहीं उड़ीसा में कुल जिलों की संख्या 30 है और वहां के जो सीएम है उनका नाम है नवीन पटनायक जी और वहां के करंट गवर्नर है गणेशी लाल। और इसके साथ ही उड़ीसा जो है वो स्टेटहुड में आया था 1 अप्रैल 1936 को। इसीलिए हर साल 1 अप्रैल को उड़ीसा में उत्कल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। What is the rank of India in the Global Firepower Index 2023? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक था ऑप्शन डी 4th। तो जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है ये विश्व की जितनी भी मिलिट्री फोर्सेस है उसका रेटिंग सिस्टम है। और वहीं इस रेटिंग में जो टॉप किया है वो अमेरिका ने किया है, वहीं दूसरा स्थान प्राप्त किया है रशिया, वहीं तीसरे नंबर पे चीन है, तो वहीं चीन के बाद नंबर 4th है भारत। Which of the following has been certified as the top employer 2023 in India? निम्नलिखित में से किसे भारत में शीर्ष नियोक्ता 2023 के रूप में प्रमाणित किया गया था?
तो 2023 का टॉप एम्प्लॉयर बना है ऑप्शन सी CGI। ऑप्शन सी CGI। इन विच स्टेट्स पुडांग विलेज डिड रोड कंस्ट्रक्शन वर्क बिगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडियाज इंडिपेंडेंस। भारत की आजादी के बाद पहली बार किस राज्य के पुदांग गांव में सड़क निर्माण कार्य शुरू हुआ? तो वो हुआ ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ राज्य में। तो ये जो पुदांग विलेज है ये आता है छत्तीसगढ़ राज्य में। और वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर है। वहीं वहां के सीएम है भूपेश बाघेल। तो गवर्नर है अनुसुईया उके। अनुसुईया उके। विच सिटीज हाउसिंग सोसाइटी विल गेट फर्स्ट सोलर फैसिलिटी इन इंडिया बाय टाटा पावर? टाटा पावर द्वारा किस शहर की हाउसिंग सोसाइटी को भारत में पहली सौर सुविधा मिलेगी? तो वो शहर है ऑप्शन सी मुंबई। ऑप्शन सी मुंबई। इन विच स्टेट वॉज द सोल ऑफ स्टील चैलेंज लॉन्च? किस राज्य में सोल ऑफ स्टील चैलेंज लॉन्च किया गया था? तो किया गया था ऑप्शन बी उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन बी उत्तराखंड। और वहीं इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। वहीं सोल ऑफ स्टील जो है वो एक एडवेंचर चैलेंज है जिसके तहत लोग जो है वो माउंटेन रीजन पे ट्रैक करेंगे और जिसके साथ जो उत्तराखंड में टूरिज्म है उसको भी इस इनिशिएटिव से बूस्ट मिलेगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड द ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर 1200 ईयर ओल्ड मिनिएचर स्तूपास? ASI ने किस जिले में 1200 साल पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज की है? तो ASI ने इसे खोज के निकाला है ऑप्शन सी बिहार के नालंदा जिले में। ऑप्शन सी नालंदा। और वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है यानी कि 38 है। और वहीं बिहार की राजधानी है पटना। तो वहाँ के सीएम है यानी कि मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी। और इसके साथ ही वहाँ के डिप्यूटी सीएम है तेजस्वी यादव। और जो बिहार के करंट गवर्नर है उनका नाम है फागू चौहान। विच स्टेट सीएम लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ कांति वेलुगु? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कांति वेलुगु के दूसरे चरण का शुभारंभ किया? तो इसका शुभारंभ किया के चंद्रशेखर राव जी ने। और के चंद्रशेखर राव जो है वो तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी तेलंगाना। और वही जो कांति वेलुगु है ये एक आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम है। आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम। Which of the following has become the first constitution literate district in India? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? तो वो बन गया है ऑप्शन सी केरल का कोल्लम जिला। ऑप्शन सी कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। Which country will have a Doppler weather radar network by 2025? 2025 तक किस देश के पास डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क होगा? तो वो होगा ऑप्शन डी भारत के पास। ऑप्शन डी इंडिया। तो जितेंद्र सिंह जी ने कहा है जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर अर्थ साइंस। तो उन्होंने कहा है कि इंडिया विल बी कवर्ड बाय डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क बाय 2025। और वहीं इसके पीछे का कारण ये है कि इस डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क के तहत एक्सट्रीम वेदर इवेंट को भी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया जा सकेगा। और वहीं इस टेक्नोलॉजी का जो फायदा है वैसे तो सभी को मिलेगा लेकिन सबसे ज्यादा इसका फायदा पहुंचेगा किसानों को और मछुआरों को। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफैम व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल वेल्थ इज नाउ ओन्ड बाय द रिचेस्ट 1%? ऑक्सफैम के अनुसार भारत की कुल संपत्ति का कितना प्रतिशत अब सबसे अमीर 1% के पास है? तो वो है ऑप्शन सी 40%। यानी कि जो भारत में 1% अमीर लोग जो है वो भारत का 40% टोटल वेल्थ ओन करते हैं। तो भारत में देखा जाए तो सोशल और इकोनॉमिकल लेवल पे बहुत बड़ा डिसबैलेंस है। तो अमीर लोग जो है वो समय के साथ और भी ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। Which country has launched the world's first agriculture focused satellite called AgriSat-1/ZA008? किस देश ने एग्रीसैट 1 ZA008 नामक दुनिया का पहला कृषि केंद्रित उपग्रह लॉन्च किया है? तो वो दुनिया का पहला देश जिसने पहला एग्रीकल्चर फोकस्ड सैटेलाइट लॉन्च किया है उसका नाम है ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका। ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका। और वही सैटेलाइट को स्पेसएक्स के फैल्कॉन 9 रॉकेट की मदद से स्पेस में भेजा गया है। With which country India conducted the 21st edition of exercise Varun in the Indian Ocean?
भारत ने किस देश के साथ हिंद महासागर में अभ्यास वरुण के 21वें संस्करण का आयोजन किया? तो ये जो वरुण एक्सरसाइज है ये होता है भारत और फ्रांस के बीच में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। और वहीं इस बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज का ये 21वां एडिशन था जो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ। और कहाँ? तो इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में। और वहीं जो ये एक्सरसाइज है इसे शुरू किया गया था वर्ष 1993 में, लेकिन वर्ष 2001 में इसका नाम बदल के वरुण रखा गया। India and Egypt have announced to hold the first ever military exercise Cyclone 1 in which state? भारत और मिस्र ने किस राज्य में पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 आयोजित करने की घोषणा की है? तो सबसे पहले जो ये बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है साइक्लोन 1, ये कंडक्ट होता है भारत और इजिप्ट के बीच में। और वहीं इस बार ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। ऑप्शन ए, राजस्थान। The Indian Navy carried out the mega military exercise AMPHEX 2023 in which state? भारतीय नौसेना ने मेगा सैन्य अभ्यास एम्फेक्स 2023 किस राज्य में किया? तो किया ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। और वहीं जो ये एक्सरसाइज है 6 दिनों तक चला इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में। और वहीं इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। Which of the following is conducting OPS या OPS alert exercise? निम्नलिखित में से कौन ऑप्स अलर्ट अभ्यास कर रहा है? तो इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहा था ऑप्शन बी, BSF। ऑप्शन बी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। Who among the following has won the ISA Award 2021-22 for service to humanity in January 2023? निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2023 में मानवता की सेवा के लिए ISA पुरस्कार 2021-22 जीता? तो जीते हैं ऑप्शन डी, संदूक रुइत। ऑप्शन डी, संदूक रुइत। डॉक्टर संदूक रुइत जी जो है वो हिमालयन कैटरेक्ट प्रोजेक्ट के को फाउंडर है और साथ में नेपाल के बहुत बड़े ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी कि आंखों का डॉक्टर। और वही संदूक जी ने कितने ही लोगों की आंखों की रोशनी लौटाई है, इसीलिए वहां की आम जनता इन्हें गॉड ऑफ साइट कहकर भी बुलाती है। और वहीं इसके साथ ही इन्हें पद्मश्री अवार्ड, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ भूटान और साथ ही साथ रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। Who was conferred with the पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किया गया है ऑप्शन बी, डॉक्टर प्रभा आत्रे जी को। ऑप्शन बी, प्रभा आत्रे। तो डॉक्टर प्रभा आत्रे जी जो है वो हिंदुस्तानी वोकलिस्ट है और ये बिलोंग करती है फ्रॉम द किराना घराना। और इन्हें इस बार दिया गया है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड। और वहीं ये अवार्ड इन्हें दिया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने। और वहीं इनका जो हिंदुस्तानी संगीत में इतना बड़ा योगदान रहा है कि इन्हें तीनों पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें सबसे पहले पद्मश्री जो इन्हें मिला था वर्ष 1990 में। और वहीं पद्मश्री मिलने के बाद ही इन्हें संगीत नाटक अकेडमी से भी सम्मानित किया गया था वर्ष 1991 में। वहीं फिर उसके बाद पद्म भूषण मिला इन्हें 2002 में। और वहीं पिछले साल 2022 में इन्हें मिला था पद्म विभूषण। Who has been concurrently accredited as the next ambassador of India to the Republic of Marshall Island? मार्शल द्वीप समूह गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में समवर्ती रूप से किसे नियुक्त किया गया है? तो सबसे पहले जो ये एक्रीडेट है इसका मतलब होता है ग्रांटेड या ऑथोराइज, ठीक है। तो मार्शल आइलैंड का अगला राजदूत बनेंगे ऑप्शन बी, सिब्बी जॉर्ज। ऑप्शन बी, सिब्बी जॉर्ज। तो सिब्बी जॉर्ज जो कि 1993 बैच के IFS ऑफिसर है, तो फिलहाल ये भारत की तरफ से जापान के राजदूत है। और अब अगला पोस्टिंग जो इनका होगा वो रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड में होगा। Which of the following films will be screened at the Shanghai Cooperation Organization Film Festival in January 2023? जनवरी 2023 में शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी? तो दिखाया जाएगा ऑप्शन डी, तुलसीदास जूनियर। ऑप्शन डी, तुलसीदास जूनियर। ये जो मूवी है तुलसीदास जूनियर, ये नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी है जिसे प्रोड्यूस किया है फिल्म मेकर आशुतोष गवारिकर जी ने।
Which film got the Best Script Writing Award at the 21st Dhaka International Film Festival held in Bangladesh? बांग्लादेश में आयोजित 21वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखन का पुरस्कार मिला? तो मिला ऑप्शन सी अपराजितो फिल्म को। ऑप्शन सी अपराजितो फिल्म। Who was announced as the winner of the Gaja Capital Business Book Prize 2022? गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 के विजेता के रूप में किसे घोषित किया गया? तो किया गया ऑप्शन ए हरीश दामोदरन जी को। ऑप्शन ए हरीश दामोदरन। और इनको ये अवार्ड मिला इनकी किताब ब्रोक टू ब्रेक थ्रू द राइज ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट डेयरी कंपनी के लिए। आप यहाँ पे नीचे उस किताब का फोटो देख सकते हैं। Which of the following has backed the media rights for the Women's Indian Premier League for the period of 2023-27? निम्नलिखित में से किसने 2023-27 की अवधि के लिए महिला इंडियन प्रीमियर लीग के मीडिया अधिकार प्राप्त किया? तो प्राप्त किया ऑप्शन सी वाइकॉम 18 मीडिया ने। ऑप्शन सी वाइकॉम 18 मीडिया। Who won the ICC Men's Player of the Month in January 2023? जनवरी 2023 में ICC Men's Player of the Month किसने जीता? तो जीते हैं ऑप्शन ए इंग्लैंड के हैरी ब्रुक ने। ऑप्शन ए हैरी ब्रुक। तो इंग्लैंड के हैरी ब्रुक ने ICC Men's Player of the Month अवार्ड जीता है और द इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस इन द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज इन पाकिस्तान। वहीं अगर बात करें आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की तो ये गया है ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर को। Who won the men's single title in Malaysia Open Badminton 2023? मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जीता है ऑप्शन बी विक्टर एक्सेलसेन ने। ऑप्शन बी विक्टर एक्सेलसेन। तो विक्टर एक्सेलसेन जो कि डेनमार्क से बिलोंग करते हैं और इसके साथ ये 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन और डिफेंडिंग ओलंपिक चैंपियन भी है और इन्होंने इस मलेशिया ओपन बैडमिंटन के मेंस सिंगल टाइटल को अपने नाम किया और वहीं इन्होंने हराया फाइनल में जापान के कोडाई नाराओका को। कोडाई नाराओका। और वहीं ये मलेशिया ओपन बैडमिंटन का आयोजन कुआलालंपुर में हो रहा था। और वहीं बात करें वुमेन सिंगल टाइटल की तो इसमें जीती है जापान की अकाने यामागुची और वहीं यामागुची ने हराया था साउथ कोरिया की आन से यंग को। आन से यंग। Which of the following won their 14th Spanish Super Cup title? निम्नलिखित में से किसने अपना 14वां स्पेनिश सुपर कप खिताब जीता? तो जीता है ऑप्शन बी बार्सिलोना। ऑप्शन बी बार्सिलोना। तो इस स्पेनिश सुपर कप टाइटल में बार्सिलोना ने अपना 14 टाइटल हासिल किया और इस बार इस टूर्नामेंट में बार्सिलोना ने हराया रियल मैड्रिड को, वो भी 3-1 से। और वहीं जो ये स्पेनिश सुपर कप है इसका आयोजन हो रहा था सऊदी अरेबिया के रियाद में। वहीं आखिरी बार बार्सिलोना जो है ये कप जीता था वर्ष 2018 में और इसके बाद फिर इसने इस बार इस टाइटल को जीता है। वहीं जो स्पेनिश सुपर कप टाइटल है ये शुरू हुआ था वर्ष 1982 को। हशीम आमला हु अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? हशीम आमला जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो संबंधित है ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका से। ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका। When is the National Girl Child Day celebrated? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है ऑप्शन ए 24 जनवरी को। ऑप्शन ए 24 जनवरी। तो हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है और वहीं इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी वर्ष 2008 में और इसकी शुरुआत की थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। तो तब से लेकर अब तक हर साल 24 जनवरी को इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं अगर बात करें कि करंट कैबिनेट मिनिस्टर कौन है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की तो वो है स्मृति जुबिन ईरानी जी। When is the इंटरनेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है ऑप्शन ए 24 जनवरी को। ऑप्शन ए 24 जनवरी। तो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन को हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है ताकि शिक्षा को हर तबके के लोग तक पहुंचाया जा सके। और वहीं इसका जो इस साल का थीम है वो है टू इन्वेस्ट इन पीपल
प्रायोरिटाइज एजुकेशन। टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन। और वहीं यूनेस्को ने इस साल को डेडिकेट किया है टू गर्ल्स एंड वुमेन इन अफगानिस्तान, क्योंकि बीते साल जो अफगानिस्तान का माहौल रहा है, तो उस खराब माहौल में अब वहाँ की जो महिलाएं हैं उनको शिक्षा से दूर रखा जा रहा है। तो इसीलिए यूनेस्को ने इस वर्ष को डेडिकेट किया है अफगानी महिलाओं के लिए। और वहीं इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 3 दिसंबर 2018 को रेजोल्यूशन पास किया गया था। तो उसके बाद से इस दिन को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। When is the National Voters Day is observed? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है ऑप्शन बी 25 जनवरी को। ऑप्शन बी 25 जनवरी। और इसे हम वर्ष 2011 से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वहीं इस वर्ष का जो थीम है वो है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। और वहीं भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्थापित हुआ था 25 जनवरी 1950 को। When is the International Holocaust Remembrance Day is observed? अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है ऑप्शन डी 27 जनवरी को। ऑप्शन डी 27 जनवरी। तो हर साल इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है टू रिफ्लेक्ट ऑन द एट्रोसिटीज इन्फ्लिक्टेड बाय एडोल्फ हिटलर। और उसके कारण से 6 मिलियन ज्यूज की हत्या हुई थी। 6 मिलियन यानी कि 60 लाख डेथ, जो काफी है। और वहीं इसी दिन यानी कि 27 जनवरी 1945 को ऑशविट्स बर्केन्यू को लिबरेट किया गया था फ्रॉम द नाजी कंट्रोल। और वहीं जो ऑशविट्स बर्केनौ है, ये जर्मन नाजी का लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन कैंप था, जहां पे गैस चैम्बर में लाखों लोगों को मारा गया था। तो इसीलिए हर साल 27 जनवरी को इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। वहीं इस वर्ष का जो थीम है वो है होम एंड बिलोंगिंग। होम एंड बिलोंगिंग। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पर्सन, फ्रेंच नन ल्यूसिल रैंडन पास्ड अवे इन जनवरी 2023। शी वाज बोर्न इन विच ईयर? जनवरी 2023 में दुनिया की सबसे वृद्ध व्यक्ति फ्रांसीसी नन ल्यूसिल रैंडन का निधन हो गया। उनका जन्म किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था ऑप्शन सी 1904 में, ऑप्शन सी 1904 में। तो विश्व की ओल्डेस्ट पर्सन फ्रेंच नन ल्यूसिल रैंडन का निधन हो गया 118 वर्ष की आयु में। और वो जन्मी थी 1 फरवरी 1904 में। और वहीं उनका जन्म हुआ था सदर्न फ्रांस में। और इससे पहले जो दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट पर्सन थे वो थे जापान के केन टनाका, जिनकी मृत्यु वर्ष 2022 में हुई थी और उनकी आयु थी 119 वर्ष की। तो केन टनाका के मरने के बाद ये बन गई थी दुनिया की ओल्डेस्ट पर्सन, लेकिन अब इनका भी मृत्यु हो गया है। नीलमणि फुकन passed away in January 2023, in which year he was awarded the ज्ञानपीठ अवार्ड। जनवरी 2023 में नीलमणि फुकन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ज्ञानपीठ अवार्ड इन्हें दिया गया था ऑप्शन ए वर्ष 2021 में। ऑप्शन ए वर्ष 2021। रिनोन्ड असामीज पोएट नीलमणि फुकन जी, जिनका हाल में ही निधन हो गया है, और इन्हें वर्ष 2021 में 56 ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था, जो कि देश का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। और इनके कुछ और अवार्ड्स भी देख लेते हैं, जैसे कि 1981 में यानी कि 1981 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। उसके बाद 1990 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि इन विच स्टेट नरफू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड? किस राज्य में नारफू वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। वहीं हमेशा की तरह इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेपनेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।